वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं पद्मिनी। मूवी की शुरुआत में हमें एक शादी को दिखाया जाता है जिसमें दूल्हे का नाम रमेशन और दुल्हन का नाम है स्मृति। सारे रस्मों रिवाज के बाद वो पल आ ही जाता है जिसका रमेशन को इंतजार था। उसकी आज स्मृति के साथ फर्स्ट होती है, जिस दौरान वो स्मृति को अपनी लिखी हुई एक कविता पढ़कर सुनाता है। दरअसल एक कॉलेज में टीचर होने के साथ वो पार्ट टाइम पोएम वगैरह भी लिखा करता है। उसकी माँ एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है और साथ ही राहुल नाम का एक छोटा भाई भी है। फिलहाल स्मृति रमेशन को बीच में ही रोक देती है और कहती है मैं इसे कल खुद पढ़ा लूंगी, क्यों ना हम दोनों कुछ और बातें करें। इसी बीच अचानक से घर की लाइट चली जाती है और स्मृति खिड़की के बाहर देखते हुए कहती है कि बाहर चांद की रोशनी कितनी अच्छी लग रही है, जिसके लिए रमेशन तुरंत मान जाता है और दोनों बिना किसी को पता लगे चुपके से बाहर निकलते हैं। फिर रमेशन स्मृति को अपने खेत और गाँव का तालाब वगैरह दिखाता है और जैसे ही दोनों बातें करते करते आगे पहुंचते हैं तभी रमेशन वहां पर एक प्रीमियर पद्मिनी कार को देखता है जिसमें से सिजू नाम का लड़का बाहर आता है और यही असल में स्मृति का बॉयफ्रेंड है। स्मृति फिर रमेशन से बताती है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, यहाँ तक कि हमने शादी से पहले भाग जाने का प्लान बनाया था पर मेरे पिताजी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। फिर हमने ये प्लान बनाया था। यहाँ सिजू रमेशन को फ्यूज प्लग पकड़ा देता है, मतलब कि ये लाइट सिजू नहीं काटी थी। बेचारा रमेशन ये दुख एकदम बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो स्मृति से कुछ कह भी नहीं पाता और उसको जाने देता है, मगर इस घटना को गांव वाले देख लेते हैं जो कि इस वक्त वहीं पर मौजूद है। इस कारण अगले दिन यह बात आग की तरह फैल जाती है कि रमेशन की बीवी पहले ही रात को किसी और के साथ भाग गई और ये सब कुछ रमेशन के सामने ही हुआ था। स्मृति के जाने के बाद बेचारा रमेशन अब उदास ही रहने लगता है। उसने फैसला कर लिया है कि वो किसी से भी कभी भी शादी नहीं करेगा और इस तरह पूरे 2 साल का समय बीतता है। पर आज भी रमेशन के ऊपर लोग हंसते हैं। अब एक दिन ऐसे ही जब रमेशन अपने कॉलेज जाता है तो देखता है कि किसी स्टूडेंट ने कुछ टीचरों के नाम उनके निकनेम के साथ दीवार पर लिखे होते हैं, हालांकि इसमें रमेशन का नाम नहीं होता। और इस बात से रफी नाम का एक और टीचर काफी गुस्से में होता है, जिसे रमेशन समझाता है कि इस बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दीजिए क्योंकि ये किसी का भी काम हो सकता है और अगर उसने ये दोबारा किया तो हम उसे सजा देंगे। उसके समझाने पे रफी समझ जाता है। इसके बाद जब रमेशन कॉलेज से घर लौट रहा होता है तो वहीं पर 2 लोग उसे पद्मिनी बोलकर चिढ़ाने लगते हैं क्योंकि उन्होंने स्मृति को पद्मिनी कार में अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाते हुए देखा था। रमेशन तो उन पर कंकड़ फेंक कर उन्हें मार कर वहां से भगा देता है। दोस्तों यहाँ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी आपने बचपन में किसी को फनी नाम दिया है? अक्सर अपने टीचर को दिया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि पता तो चले कि आखिर कैसे कैसे निकनेम रखते हैं हमारे रॉकर्ट्स भाई। चलिए अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। 2 साल बीत जाने के बाद भी रमेशन के साथ हुई वो घटना वो भुला नहीं पाता क्योंकि उसे ये पद्मिनी नाम सब कुछ याद दिला देता है। ऊपर से जिस फोटोग्राफर को रमेश ने अपनी शादी की फोटो बनाने के लिए दिया था वो शादी के बाद से ही उसके पीछे पड़ा हुआ रहता है, जिससे रमेशन समझाता है कि मैं नहीं लेना चाहता भाई। फोटोग्राफर उसे एल्बम 3000 रुपए में देने को तैयार है, लेकिन रमेशन फिर भी मना कर देता है क्योंकि वो इस शादी के बारे में जरा सी भी याद नहीं रखना चाहता। इसके बाद हमें गाँव के एक बूढ़े आदमी का फ्यूनरल दिखाते हैं जिसमें पास और दूर के सभी लोग शामिल होते हैं। यहाँ रमेशन एक लड़की को देखता ही रह जाता है, जिसे उस लड़की की माँ रमेशन के पास लेकर आती है और कहती है कि यहाँ काफी लोग आए हुए हैं, तुम इसे अपने घर लेके चले जाओ क्योंकि इसे तुम्हारा बाथरूम इस्तेमाल करना है। रमेशन भी खुशी खुशी उस लड़की को अपने साथ घर लेकर जाता है। जहाँ पहुँचने के बाद रमेशन देखता है कि वो लड़की उसके छोटे भाई राहुल को किस कर रही है, मतलब कि वो राहुल की गर्लफ्रेंड थी और उसने राहुल से मिलने के लिए ये किया था। बाकी बात की जाए रमेशन की तो ये देखकर उसका दिल टूट जाता है। जिसे ऐसे उदास देखकर रमेशन की मौसी का लड़का मदान उससे कहता है कि भाई अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, आखिर तुम कब तक ऐसे ही रहोगे। आगे वो कहता है कि मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगा, कल तुम मेरे साथ एक मैरिज ब्यूरो चलोगे, ओके। अब रमेशन को भी हाँ कहना पड़ता है। अगले दिन जब वो मदान के साथ वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पर जयान नाम का आदमी पहले से बैठा होता है जो कि इस मैरिज ब्यूरो में अपने लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए आया है। यहाँ मदान इस ब्यूरो के मालिक से रमेशन के बारे में बताता है। अब ये बात सुनकर जयान को हंसी आती है। ब्यूरो का मालिक रमेशन से कहता है कि मैं आपसे मैच कर रही प्रोफाइल्स के बारे में आपकी मीटिंग फिक्स करा देता हूँ, जिसके लिए रमेशन राजी नहीं होता, लेकिन मदान उसे जबरदस्ती वहाँ लेके जाता है। इनको पहले श्री नाम की लड़की के घर मीटिंग के लिए पहुंचना होता है जो कि वैसे कुमारी है और उसकी एज थोड़ा ज्यादा हो गई है, इसलिए उसकी माँ ने रमेशन के साथ ही उसकी मीटिंग फिक्स करने के लिए हाँ कर दिया होता है। जबकि वो जानती है कि रमेशन की एक शादी ऑलरेडी हो चुकी है। उसका मानना होता है कि श्री को इस उम्र में कोई अच्छा लड़का तो मिलेगा नहीं, लेकिन श्री अपने पसंद के लड़के से ही शादी करना चाहती है जो कि उसे बहुत प्यार दे। यही वजह है कि उसने कई रिश्तों को पहले ही मना कर दिया। इसी बीच रमेशन और मदान वहाँ पर आ जाते हैं। अब जैसे ही मेन गेट खोलकर रमेशन अंदर घुसता है वो देखता है कि श्री के घर के बाहर एक पद्मिनी कार खड़ी हुई है, इसीलिए वो वापस जाने लगता
लगता है। और जब श्री की माँ ये देखती है तो वो मदान से पूछती है कि भाई भला ऐसा क्या हो गया कि रमेशन ने बिना लड़की को देखे रिजेक्ट कर दिया। तो मदान के मुंह से निकलता है कि रमेशन को आपका घर अच्छा नहीं लगा और साथ ही उसे पद्मिनी कार से नफरत है। ये सुनकर श्री एकदम आग बबूला हो जाती है और वो इस बात पर रमेशन से लड़ पड़ती है और कहती है कि तुम्हारे इसी स्वभाव की वजह से तुम्हारी पहली शादी भी टूटी होगी। इस पर तो रमेशन उससे कहता है कि चलो मेरी तो शादी भी हो गई थी लेकिन तुम्हारी तो हुई भी नहीं क्योंकि कोई तुम्हें पसंद ही नहीं करता। ये सुनकर श्री अंदर से बाकी की प्रोफाइल्स लेकर आती है जिन्होंने उससे मिलने की रिक्वेस्ट की थी, पर तब तक रमेशन मदान के साथ चला जाता है। रमेशन बाकी प्रोफाइल्स पेजेस फाड़ते हुए कहता है कि मुझे अब और किसी से नहीं मिलना, जिसे मेरी जिंदगी में आना होगा वो आ जाएगा। इसके बाद हमें रमेशन के कॉलेज को दिखाया जाता है जहाँ पद्मिनी नाम की एक नई मैथ्स टीचर आई होती है, जिसे रफी पीछे कॉरिडोर में जाते दौरान पीछे से उसका नाम पुकार कर कहता है। अब रमेशन जब ये सुनता है तो उसे लगता है कि रफी उसको पद्मिनी बोलकर चिढ़ा रहा है और वो गुस्से में आग बबूला होकर बिना सोचे समझे रफी को एक जोर की किक मारता है, जिसे पद्मिनी समेत वहां पर सभी लोग देखते रह जाते हैं। और जब रफी से पूछने पर उसे पता चलता है कि उसे प्रिंसिपल ने ऐसा करने के लिए कहा था, तो वो बिना उसकी पूरी बात सुने ही प्रिंसिपल को भी लगा देता है। इसलिए प्रिंसिपल रमेशन की माँ को मिलने के लिए बुलाते हैं, जिस दौरान उनके साथ मदान भी आता है। यहाँ मदान प्रिंसिपल को सारी बात बताता है कि रमेशन ने ऐसा क्यों किया, लेकिन प्रिंसिपल अब भी रमेशन के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहता है। इसलिए मदान तो उस पर भड़क जाता है और इस कारण रमेशन की तरह मदान को भी बाहर जाकर खड़ा होना पड़ता है। फिर रमेशन की माँ प्रिंसिपल को किसी तरह समझाती है। अब अगले दिन रमेशन कुछ दिनों के लिए कॉलेज ना जाने का फैसला करता है, जिस दौरान पद्मिनी को रफी से उसके बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है। इसी बीच दूसरी तरफ हमें जयान को दिखाया जाता है जो कि अभी भी शादी के लिए लड़कियां देख रहा है। जयान की बात करें तो वो ररीराम मैट्रेस नाम की कंपनी का मालिक है और उसने करीब 50 लड़कियों से शादी के लिए मीटिंग की है, मगर कभी भी उसकी बात कोई नहीं सुनता क्योंकि वो हमेशा लड़कियों का फोन चेक करता है, इसीलिए सभी लड़कियां उसको मना कर देती हैं। अब अगले दिन जयान श्री से मिलने के लिए पहुंचता है, जिससे जयान की हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो उसे अपने घर से भगा देती है। लेकिन जयान को तो श्री पसंद आ चुकी है और वो अब हर तरीके से उसको मनाने की कोशिश करता है। दरअसल श्री एक डाइवोर्स लॉयर होती है, तो जयान कई लोगों को अपना केस लेकर उसके पास भेजता रहता है। कभी वो उसके घर मैट्रेस भिजवा देता है तो कभी खुद उससे समझाने की कोशिश करता है, जिसकी ये हरकतें श्री को काफी क्यूट लगती हैं और वो आखिरकार जयान से शादी करने के लिए मान ही जाती है। लेकिन जयान उसे काम करने के लिए मना करता है क्योंकि उसे नहीं पसंद कि श्री बाहर जाकर काम करे। इस पर श्री कहती है कि इस काम ने ही अभी तक मेरा घर चलाया है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। जयान उसकी ये बात सुनकर कहता है कि ठीक है तुम मत छोड़ना, लेकिन अपना ध्यान रखो। इधर अब रमेशन भी कॉलेज जाने लगता है, जिस दौरान वो लाइब्रेरी में एक बुक लेने के लिए जाता है और उसे पद्मिनी पढ़ रही होती है। ये देखकर वो वहां से जाने लगता है तो ये देखकर पद्मिनी उसे वो बुक देकर चली जाती है, जिसके अंदर रमेशन को एक लेटर मिलता है जिसमें पद्मिनी ने लिखा होता है कि ये बताइए इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरा नाम पद्मिनी है और आगे से आपको कोई इस नाम से चिढ़ाए तो उससे गुस्सा होने की बजाय आप ये सोचकर स्माइल कर दिया करो कि इस नाम की एक टीचर आपके कॉलेज में पढ़ती है, आपके चेहरे पे स्माइल बहुत अच्छी लगती है। ये पढ़ने के बाद रमेशन का मूड काफी अच्छा हो जाता है और वो साथ ही काफी खुश भी होता है, जिसके बाद वो पद्मिनी से मिलना जुलना शुरू करता है और जल्द ही दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। इसी बीच जब भी कोई रमेशन को पद्मिनी कहकर बुलाता है तो वो अपने नाम के साथ पद्मिनी का नाम सुनकर काफी खुश होता है। वो अब इस चीज से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता, जिसको ऐसा देखकर सभी हैरान होते हैं। जल्द ही रमेशन अपने परिवार के साथ पद्मिनी के घर रिश्ता लेकर चला जाता है, जिसके लिए पद्मिनी का परिवार खुशी खुशी राजी हो जाता है। उन्हें रमेशन की पहली शादी के बारे में पद्मिनी ने पहले बता दिया था, पर उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर पद्मिनी के अंकल जब रमेशन से पूछते हैं कि क्या तुम्हें तुम्हारी पहली बीवी ने डाइवोर्स दिया है, अगर नहीं लिया तो जल्दी से डाइवोर्स ले लो, उसके बाद ही हम तुमसे अपनी बेटी की शादी करवा पाएंगे। अब जब स्मृति भाग गई थी तो इस शौक की वजह से रमेशन ने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। फिलहाल पद्मिनी रमेशन को कोर्ट ले जाकर अपनी लॉयर दोस्त से मिलने के लिए बोलती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि श्री है। अब रमेशन को अपने सामने देखकर श्री उसका केस लेना तो चाहती नहीं, पर आज तक वो कोई भी डाइवोर्स केस नहीं जीती, इसलिए उसे कोई केस मिलना भी नहीं था। इसलिए वो रमेशन का केस ले लेती है और उसको ऐसा दिखाती है कि वो पद्मिनी की वजह से ऐसा कर रही है। वो रमेशन से कहती है कि तुम अपनी बीबी को साथ ले आओ, दोनों के साइन करवा लो, मैं म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर दूंगी। बेचारे रमेशन को तो ये भी नहीं पता कि स्मृति आखिर इस वक्त है कहाँ पर, इसलिए वो मदान के साथ स्मृति के घर जाकर उसके बारे में पता करने के लिए भेजता है। यहाँ रमेशन को उम्मीद होती है कि स्मृति के पिता उसके पैरों पर गिर जाएंगे, लेकिन ठीक इसका उल्टा होता है। वो रमेशन
को देखते ही उस पर भड़क पड़ते हैं और कहते हैं कि मैंने कितनी मुश्किल से उसे कमरे में बंद रखकर कहीं जाने नहीं दिया और तुमने उसको एक रात में भगा दिया। तुम यहाँ से चले जाओ। उनकी ये बातें सुनकर रमेशन वापस आ जाता है। रमेशन का भाई राहुल और पद्मनी स्मृति को सोशल मीडिया पर भी ढूंढने की कोशिश करते हैं पर उन्हें वो कहीं भी नहीं मिलती। अब अपनी इस प्रॉब्लम को लेकर रमेशन पद्मनी के साथ श्री के पास जाता है, जहाँ वो पद्मनी से कहता है कि तुम चलो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। पद्मनी के जाते ही वो तुरंत श्री को कॉल करके कहता है कि अगर हो सके तो तुम पद्मनी से ये कभी मत कहना कि मैं तुम्हें देखने के लिए आया था। श्री भी उसकी बात मान जाती है। इसके बाद रमेशन पद्मनी के साथ श्री से जाकर मिलता है, जहाँ श्री कहती है कि हम अब बिना स्मृति के ही ये केस डाल देते हैं। जज को हम तुम्हारी प्रॉब्लम बताएंगे तो शायद वो डाइवोर्स ग्रांट दे दे। फिर श्री रमेशन से स्मृति की एक फोटो मांगती है जो कि उसके पास तो नहीं है, इसलिए वो फोटो लेने के लिए उसी फोटोग्राफर के पास जाता है जो कि पहले उसे शादी की एल्बम देने के लिए रमेशन के पीछे पड़ा हुआ था। वो रमेशन को एक फोटो देने के बजाय 3000 में पूरा एल्बम उसको दे देता है, जो कि बेचारे रमेशन को ना चाहते हुए भी लेना पड़ता है। अब अगले दिन रमेशन स्मृति की फोटो देने के लिए श्री के पास जाता है, जहाँ पर उसी वक्त जयान पहुंचता है। अब जयान मैरिज ब्यूरो में रमेशन से मिल चुका था और वो उसके बारे में जानता भी है। यहाँ जयान को देखकर रमेशन श्री से पूछता है कि क्या यही तुम्हारा मंगेतर है जिससे तुम्हारी सगाई हो चुकी है? तो श्री हाँ में जवाब देती। जयान को देख रमेशन थोड़ा मुस्कुराते हुए श्री को बेस्ट ऑफ लक बोलकर चला जाता है और अब जयान भी श्री को ये केस छोड़ने के लिए कहता है, जिस पर वो बताती है कि ये केस मुझे मेरी दोस्त पद्मनी ने दिया है, तो इसे छोड़ने का तो सवाल ही नहीं बनता। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि जयान हमेशा श्री का मोबाइल चेक करता रहता है। साथ ही वो ये भी एक्सपेक्ट करता है कि जैसे उसने अपने फोन से श्री की फोटो वॉलपेपर पर लगाई उसी तरह वो भी ऐसा करे, लेकिन श्री उसकी इन सभी बातों को नजरअंदाज कर देती है। अब जब पहली तारीख पड़ती है तो रमेशन का केस सुनते ही जज कहते हैं कि तुम्हारी अगली डेट पर स्मृति को तुम्हें यहाँ पर लाना होगा, तभी जाकर तुम्हें डाइवोर्स मिल पाएगा। अब रमेशन को पता नहीं होता कि स्मृति आखिर है कहाँ पर। ऊपर से पद्मिनी के घर वाले भी ज्यादा दिन रुकना नहीं चाहते, वो उसकी शादी जल्द से जल्द करवा देना चाहते हैं। इसलिए अब रमेशन काफी परेशान होता है कि मैं करूँ ना करूँ, क्या करूँ। ऊपर से एक दिन जब पद्मिनी उससे अपनी प्रॉब्लम बता रही होती है तो रमेशन को श्री का कॉल आता है, जो कि उससे रिक्वेस्ट करती है कि तुम भी जयान से कभी ये मत बताना कि तुम मुझे मिलने के लिए आए। इसके लिए रमेशन भी मान जाता है। इसी बीच जयान फिर श्री से कहता है कि तुम ये सब कुछ छोड़ दो और अगर तुम्हें बोरियत महसूस होती है तो तुम मेरी कंपनी के काम को संभाल लेना। वैसे भी कौन सा तुमने कोई केस जीता है, उसी तरह तुम रमेशन का केस भी हार जाओगी, ये तुम मुझसे लिख कर ले लो। जयान की ये सारी बात सुनकर श्री को थोड़ा अजीब सा लगता है, तो वो उसको चैलेंज देते हुए कहती है कि मैं ये केस किसी भी कीमत पर जीत कर दिखाऊंगी। इसीलिए अगले दिन श्री सीधा रमेशन के घर पर पहुंचती है, जहाँ से वो रमेशन को अपने साथ लेकर स्मृति के घर पहुंचती है। फिर रमेशन श्री से कहता है कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, तुम ही जाकर बात करो। इसीलिए श्री स्मृति के पिता को बताती है कि मैं रमेशन की वकील हूँ और मैं इसी सिलसिले में स्मृति से मिलना चाहती हूँ। लेकिन स्मृति के पिता श्री को ले जाकर एक डॉग के सामने खड़ा कर देते हैं। वो कहते हैं कि जब से मुझे मेरी बेटी के भाग जाने के बारे में पता चला तब से मैंने उसके नाम का एक कुत्ता पाल लिया है, तो तुम लोग भी हमारे घर की स्मृति से बात कर लो। उनका गुस्सा देखकर श्री वापस रमेशन के पास चली आती है और जब दोनों निकलने वाले होते हैं तभी स्मृति की बहन उन्हें एक नंबर देती है जो कि स्मृति के दोस्त का है। उसी के जरिए इन्हें स्मृति का पता चल सकता है, जिसे पाकर दोनों काफी खुश होते हैं। वहाँ से लौटते वक्त श्री को रमेशन के साथ आते हुए जयान देख लेता है और यहाँ से उसे दोनों के बारे में शक होने लगता है। इधर जल्दी रमेशन को पता चलता है कि स्मृति इस वक्त चेन्नई में है, यहाँ तक कि उसका एड्रेस भी रमेशन को मिल चुका है। रमेशन और श्री साथ में चेन्नई जाते हैं, जिस दौरान जब जयान श्री को फोन लगाता है तो उसका फोन नहीं लग रहा होता है। जयान को इस पर शक होता है और उसका शक धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। फिर वो इस बारे में बात करने के लिए पद्मिनी के पास जाता है, जहाँ वो पद्मिनी से कहता है कि दोनों साथ में गए हैं। आपको पता है? हाँ, पद्मिनी को इसके बारे में पता होता है, पर फिर भी वो पद्मिनी से जबरदस्ती रमेशन को फोन करने के लिए कहता है। इसी दौरान वो भी श्री को फोन लगाता है। अब दोनों का ही फोन नॉट रीचेबल आ रहा होता है, क्योंकि श्री और रमेशन इस दौरान लिफ्ट के अंदर होते हैं। दोनों स्मृति के फ्लैट पर जाते हैं, जो कि उस वक्त अपने पति सिजू से लड़ रही होती है और वो रमेशन को देखकर काफी खुश होती है। वो कहती है कि मुझे पता था कि एक दिन तुम मुझे लेने के लिए जरूर आओगे और तुम आ गए। रमेशन और श्री ये सब देखते ही रह जाते हैं। इसी बीच फिर से रमेशन को पद्मिनी कॉल करती है, जिससे वो कहता है कि मैं अभी किसी काम में फंसा हुआ हूँ, तुम्हें कुछ देर बाद फोन करूंगा। वहाँ श्री जयान का फोन काट देती है। अब ये देखकर जयान तुरंत चेन्नई की फ्लाइट टिकट बुक करके वहाँ के लिए निकलता है। फिलहाल रमेशन, श्री और स्मृति जब एक होटल पहुंचते हैं तो श्री स्मृति से साफ साफ कह देती है कि रमेशन को अपना घर बसाने के लिए तुमसे डाइवोर्स लेना होगा, इसलिए हम तुम्हारी मदद मांगने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर स्मृति कहती है कि मैं तुमको कभी तकलीफ नहीं दूंगी रमेशन, चिंता न करो, आप लोग जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। बाकी ये तो मैंने इसीलिए कहा क्योंकि मुझे सिजू को सबक सिखाना था। वो हमेशा मुझसे लड़ता रहता था और कहता है कि मैं अगर तुम्हें धोखा देकर उसके साथ भाग सकती हूँ, पर फिक्र मत करो, तुम जब और जहाँ आने के लिए कहोगे मैं तैयार हूँ। अब रमेशन अपने लिए एक अलग कमरा लेता है और साथ ही श्री और स्मृति के लिए अलग। वो जब केस के बारे में श्री से बात करने के लिए जाता है तभी वो वहाँ पर जयान को देखता है, जो कि श्री
श्री और रमेशन को एक कमरे में देखकर उन्हें गलत समझ लेता है। उसे लगता है कि श्री ने उसको धोखा दिया है और वो रोते हुए वहाँ से चला आता है, जिसे श्री भी नहीं रोक पाती क्योंकि वो भी उससे तंग आ चुकी होती है। बाकी बात करें स्मृति की तो इन सब के दौरान वो वॉशरूम में है। अब रमेशन और श्री स्मृति को लेकर पद्मिनी के घर पहुंचते हैं ताकि जब तक उस केस की तारीख नहीं पड़ती तब तक पद्मिनी स्मृति को अपने यहाँ रुका ले, क्योंकि अगर वो अपने घर स्मृति को लेकर जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ना चाहते हुए भी पद्मिनी स्मृति को अपने घर रखने के लिए तैयार हो जाती है। मगर जब रमेशन रास्ते में होता है तभी उसको पता चलता है कि उसको लेकर स्मृति और पद्मिनी में लड़ाई हो गई है। वो तुरंत वहाँ पर पहुँचता है तो सच में वहाँ पर लड़ाई हो रही होती है। यहाँ पद्मिनी तो अब स्मृति को अपने घर से जाने के लिए कह देती है, तो स्मृति कहती है कि मैं तो जा रही हूँ रमेशन के घर, क्योंकि लीगली अभी भी मैं उसकी पत्नी हूँ और अगर तुमसे उसकी शादी हो भी जाती है तब भी तुम उसकी दूसरी पत्नी ही कहलाओगी। उसकी ये बात पद्मिनी को काफी बुरी लगती है। श्री ये देखकर स्मृति को अपने घर लेके जाती है। इधर पद्मिनी रमेशन से कहती है कि जब वो ये सब कुछ बोल रही थी तो तुमने उसको कुछ बोला क्यों नहीं। रमेशन इसके जवाब में कहता है कि अगर मैं उससे कुछ भी कहता तो शायद वो कोर्ट में ना जाती, इसलिए हमें कुछ दिनों तक उसके साथ ठीक से पेश आना होगा। इस पर पद्मिनी कहती है कि अब की बार की तारीख में अगर तुम्हें डाइवोर्स नहीं मिला तो तुम मुझे भूल जाना। खैर वो दिन आखिरकार आ ही जाता है जब स्मृति को कोर्ट में आना है, मगर वो श्री को चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर जज रमेशन को एक और डेट देता है, लेकिन इससे फाइनली रमेशन और पद्मिनी का रिश्ता टूट चुका है। पद्मिनी चुपचाप वहाँ से चली जाती है और उसके अंकल रमेशन को धमकी देते हैं, अगर अब मैंने तुम्हें पद्मिनी के साथ आसपास कहीं भी देखा तो अच्छा नहीं होगा। बेचारा रमेशन चुपचाप एक पेड़ पर बैठा होता है। उसकी जिंदगी में खुशियां आने ही वाली थी पर फिर सब कुछ खत्म हो गया। यह स्मृति रमेशन के पास आती है और कहती है कि मैं सिजू को सबक सिखाने के लिए तुम्हारे साथ आई थी, मुझे लगा वो मुझे मनाने आएगा मगर वो तो अब किसी और के साथ शादी कर रहा है, इसलिए मैं डर गई और मुझे लगा कि मैं कहाँ जाऊंगी अगर तुम्हें डाइवोर्स दे दिया तो। वो रमेशन से कहती है कि अगर तुम किसी तरह सिजू की शादी रोक दो तो मैं तुम्हें पक्का डाइवोर्स दे दूंगी। ये सुनकर रमेशन कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और तभी श्री अपनी पद्मिनी कार में बैठकर उसके पास आती है, जिसके साथ ही ये सीन यहाँ पर होता है कट। अब हमें कुछ दिन आगे का सीन दिखाते हैं जहाँ हम देखते हैं कि सिजू की मोनिशा नाम की लड़की से शादी हो चुकी है। वो अब अपनी बीवी के पास कमरे में जाता है, वैसे ही लाइट चली जाती है और जब सिजू टॉर्च जलाकर देखता है तो वहाँ मोनिशा नहीं स्मृति खड़ी होती है, जिसको देखकर वो चिल्लाते हुए बाहर आता है और स्मृति भी उसके पीछे। साथ ही वो सिजू की सारी पोल खोल देती है। इस पर मोनिशा के पिता सिजू को एक थप्पड़ लगा देते हैं। यहाँ रमेशन आकर सिजू और स्मृति के हाथ एक दूसरे के हाथ में देते हुए मोनिशा के पिता को रोक देता है और उनके हाथ में इलेक्ट्रिक फ्यूज देता है। उसने यहाँ स्मृति को सिजू से मिलवा दिया और तभी वहाँ मोनिशा आती है जो कि काफी ज्यादा ड्रामा करती है, जबकि उसे रमेशन ने पहले ही सब कुछ बता दिया था। फिर भी ये सब जानते हुए उसने जानबूझकर ये शादी करने के बाद ये सब कुछ किया ताकि वो अपने पिता को राजी कर पाए कि वो उसकी शादी उसके पसंद के लड़के से करवा दे, जिसके लिए उसके पिता मान भी जाते हैं। बाकी बात करें स्मृति की तो वो रमेशन को आराम से डाइवोर्स दे देगी। ये सब बात करते हुए श्री, रमेशन और पद्मिनी कार में बैठकर चले जाते हैं। दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि रमेशन ने स्मृति को सिजू से मिलवाकर सही किया? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपका जवाब नहीं है तो इसका रीजन अपने कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। हाँ मुझे पता है कि आप लोग इसका एंड ये देखना चाह रहे थे कि रमेशन पद्मिनी के साथ सेटल हो जाए, लेकिन ये दिखाया नहीं गया और हो सकता है कि ऐसा हो जाए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।